वही रीजन है। बिल्कुल क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वालों सब जल्दी बता दो, आगे बढ़ जाए। विजिबिलिटी प्रॉपर? ओके डन। चलो ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो, स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है समझ रहे हैं यहाँ पर? एक एग्जांपल से लेके चलते हैं यहाँ पर। कभी आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल दे रखा हो, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल है HX मॉलिक्यूल, ठीक है, ये कोई HX मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें ये जो X है यहाँ पर ऐसा एलिमेंट है जिसकी EN बहुत ज्यादा है, ये मोर EN एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है ये? मोर EN एलिमेंट। अब यहाँ पर X क्या क्या हो सकता है वो समझना है यहाँ पर। जैसे मैंने X लिया है यहाँ पर, तो X यहाँ पर इसकी जगह पे F हो सकता है, या O हो सकता है, या नाइट्रोजन हो सकता है, या कार्बन हो सकता है अगर वो sp हाइब्रिडाइज है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन की जो EN होती है वो 3.25 के आसपास हो जाती है, जो कि 3 से ज्यादा है। और H बॉन्डिंग के लिए जरूरी शर्त यह है कि 3 से ज्यादा EN होनी चाहिए जिससे H जुड़ा हुआ है उसकी, है ना। तो या तो कार्बन हो sp हाइब्रिडाइज, या फिर कार्बन ऐसा हो जिसके साथ में 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हो, CF3 ग्रुप हो, या कार्बन ऐसा हो जिसके साथ में 3 Cl जुड़े हुए हो, CCl3 ग्रुप हो, क्योंकि इनके अंदर भी 3 से ज्यादा EN देखी जाती है। इसके अंदर 3.47 के आसपास होती है और इसमें भी 3 से ज्यादा EN होती है। अगर यहाँ पे Cl आता है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन Cl के साथ में एक कंडीशन है, ये ओनली व्हेन रिंग फॉर्मेशन अकर, रिंग फॉर्मेशन अगर, ये Cl के साथ जुड़ा हुआ H बॉन्डिंग तभी कर सकता है हाइड्रोजन जब रिंग फॉर्मेशन हो रहा हो मॉलिक्यूल के अंदर, अदरवाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि Cl का साइज बड़ा होता है। तो बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे ही एक वीक बॉन्ड है, और बड़ा साइज का एटम अगर जब आ जाता है तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड वीक पहले से ही है और वीक हो जाता है, बनता ही नहीं है। इसलिए H बॉन्ड यहाँ पे Cl के साथ में जनरली तो नहीं बनता, सिर्फ रिंग फॉर्मेशन अगर होगा मॉलिक्यूल के अंदर तब बन पाएगा। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा जब आएगा तब। अभी बेसिक डेफिनेशन में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें H जुड़ा हुआ है, मोर EN एलिमेंट है ना। मान लीजिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी एक और यहाँ पर YH, मान लीजिए ये HY मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें Y की जो EN है वो ज्यादा है और H की EN जो है कम है, ठीक है। बताओ H की EN कम है तो इसमें चार्ज क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा। मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कि ये जो है एक तरह का एक मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी है, मतलब ये एक तरह का क्या बन गया? डाइपोल। क्या बन गया? डाइपोल। दो पोल्स जनरेट होने का मतलब ये है, दो पॉजिटिव नेगेटिव पोल आने का मतलब ये है कि वो एक तरह का डाइपोल बन गया। क्या बन गया? डाइपोल। ये भी क्या मैं एक तरह से बोल सकता हूँ, ये भी एक तरह का डाइपोल ही है, बोलो, ये भी एक तरह का डाइपोल है। अब मैं बोलता हूं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कभी H जुड़ा हुआ हो किसी मोर EN एलिमेंट से, इनमें से किसमें से, तो उस पर एक अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और वो अपने इस पॉजिटिव चार्ज के आने के कारण जो इलेक्ट्रॉन की कमी आई है, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल के मोर EN एलिमेंट के पास अवेलेबल लोन पेयर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है एक वीक अट्रैक्शन फोर्स से। उसी वीक अट्रैक्शन फोर्स का नाम क्या होता है? H बॉन्ड। क्या नाम होता है? H बॉन्ड। इसी को अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, एक बार दोबारा सुनना। देखो, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें H जुड़ा हुआ किससे? मोर EN एलिमेंट से, तो उस पर क्या क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? कमी हो गई। अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल के मोर EN एलिमेंट के लोन पेयर को अपनी ओर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से, या वीक अट्रैक्शन से बोल दो आप यहाँ पे, वीक अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना, और एक वीक अट्रैक्शन उसके साथ में फॉर्म कर लेना। उसी वीक अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन द्वारा बनाया गया बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब दो बातें ध्यान रखनी है। दो अपोजिट चार्जेस के बीच में जब भी अट्रैक्शन वर्क करता है तो वो केवल और केवल चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। क्या बोला? चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन वर्क कर रहा है तो चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन साइज का रेशो। अगर चार्ज ज्यादा हो, साइज छोटा हो, तो चार्ज डेंसिटी अपने आप ज्यादा, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन अपने आप ज्यादा होगा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब कुछ ऐसे समझो कि मान लो एटम का न्यूक्लियस ये रहा, अगर इसका साइज छोटा है, चार्ज ज्यादा है, तो इसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत डेंस चार्ज है। अगर सामने कोई अपोजिट चार्ज रखने वाला एटम आ गया इस तरह का, उसमें भी चार्ज ज्यादा है और साइज छोटा है, मतलब उसकी भी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो दो अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन जबरदस्त होगा। अगर कोई दो सेम चार्ज वाले आ गए, मान लो यहाँ पे कोई न्यूक्लियस एटम है जिसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है प्लस में, और सामने कोई न्यूक्लियस आ गया, एटम आ गया जिसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा प्लस में ही, तो इनमें रिपल्शन भी फिर उसी तरह का होगा, रिपल्शन भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डेंस चार्ज है, जितना ज्यादा डेंस क्राउड रहेगा उतना रिपल्शन ज्यादा, और अपोजिट आ गए चार्ज तो उतना ही अट्रैक्शन भी ज्यादा। तो दो अपोजिट चार्जेस के बीच में नेट अट्रैक्शन डिपेंड करता है नॉट ओनली ऑन चार्ज, नॉट ओनली ऑन साइज, इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी। चार्ज अपॉन साइज के रेशियो पर डिपेंड करता है। यही एक कारण है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एक नया टाइप का बॉन्ड पढ़ रहे हैं अपन, हाइड्रोजन बॉन्ड। कभी भी आपने पीरियोडिक टेबल में कोई दूसरे एलिमेंट के नाम पे बॉन्ड नहीं देखा होगा। कभी अपने एफ बॉन्डिंग सुना गया? फ्लोरीन बॉन्डिंग
है नाइट्रोजन बॉन्डिंग सुना नहीं सुना है? अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट है, और उस पर अगर प्लस चार्ज और आ गया मोरियन से जुड़ने के कारण से, तो चार्ज बढ़ गया, साइज छोटा हो गया, मतलब चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा, और इतनी चार्ज डेंसिटी जाती है कि वो जब किसी के लोन पेयर को अट्रैक्शन से जोड़ना स्टार्ट करता है, अपने से खींचना स्टार्ट करता है, तो वो फोर्स भी अपने आप में काफी बढ़िया फोर्स बनता है, अट्रैक्शन फोर्स जबरदस्त रहता है। ऐसा फोर्स बनता है जिसको आप नॉर्मल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं बोल सकते हो। ये अपने आप में दो डाइपोल्स के बीच में अट्रैक्शन है कि नहीं है? है, दो डाइपोल्स के बीच में अट्रैक्शन है। एक डाइपोल मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बन रहा है, इसका मतलब क्या है? ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्या है ये? डाइपोल डाइपोल। लेकिन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। साइज छोटा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा। आ रही है समझ में? इसलिए हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट पे एक नया बॉन्ड दिया गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही कारण है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपन अलग से पढ़ते हैं, डाइपोल डाइपोल वीक फोर्स के साथ नहीं पढ़ते हैं। अपन आगे पढ़ने वाले हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स, जो कि बहुत वीक फोर्स होता है, वो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं कर सकता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन एच बॉन्डिंग भी डाइपोल डाइपोल का टाइप है, लेकिन यहाँ पर एच का साइज छोटा होने के कारण से, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण से, उसमें प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करने की टेंडेंसी देखी गई है, इसलिए उसकी अलग कैटेगरी बना करके हम इस अलग से स्टडी करते हैं। अब बात ये आती है कि आपसे कभी ये पूछा जाए कि एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? तो आप बताओ, ये एच बॉन्ड कब ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? जब ये एच पर चार्ज पॉजिटिव ज्यादा आएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव एच पर ज्यादा आएगा उतना वो आगे के लोन पेयर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और जितना स्ट्रांगली लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा उतना बनने वाला बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इस पर पॉजिटिव ज्यादा कब आएगा? जब इससे जुड़े हुए एलिमेंट की ईएन ज्यादा होगी, मतलब एक्स की ईएन जितनी ज्यादा होगी उतना एच पर पॉजिटिव अच्छा आएगा, बनने वाला बॉन्ड अपने आप ही स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो पहला काम तो ये आ गया, अगर आपको कंपैरिजन करना हो कि स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड का मल्टीपल आपको दिए जाए, एच बॉन्ड बोला जाए, बताइए इन सभी के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड किस में ज्यादा है, किस में कम है? तो पहली चीज क्या चेक करोगे? एक्स की ईएन। क्या? एक्स की ईएन। पहले तो आइडेंटिफाई कर लो एक्स वाई कौन है उसके अंदर, फिर चेक कर लो एक्स की ईएन कहां ज्यादा है। जहां एक्स की ईएन ज्यादा होगी वहां पर एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ अपने आप ही ज्यादा होगी। कभी ऐसा हो जाए सर एक्स सेम हो जाए, मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिया गया है, बोला गया है ओ एच और यहां पर ओ, एन एच, यहां पर एन, एन एच और यहां पर ओ, ये दिया गया। मान लो इन तीनों के अंदर ये एच बॉन्ड दिखाया उसने डॉटेड लाइन से, यहाँ पे बोला गया बताइए इन तीनों एच बॉन्ड में किसका एच बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, किसका वीकर होगा, ऐसे बोला गया। तो आप चेक करो मेरे यहाँ पर, ये तो क्या हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, ये क्या हो गया एक्स, हो गया, और ये बॉन्डेड है तो ये किससे है? वाई से। ये क्या हो गया? वाई। ये क्या हो गया? वाई। ये क्या हो गया? वाई। बोलो सही है। अब यहाँ देखो एक्स यहाँ पर ओ है और बाकी दोनों में क्या है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन से ओ की ये ज्यादा है कि नहीं है? तो फिर एक्स डिफरेंट है, तो यहाँ पर बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर ही होगा इनसे। तो पर जब एक्स सेम हो जाए ना बेटा, तब क्या चेक करोगे? तब ये चेक करोगे, क्योंकि एक्स सेम होने का मतलब ये है एच पर जो पॉजिटिव आ रहा है वो सेम हो गया। तो अब सब कुछ डिपेंड करेगा सामने वाले वाई पर, किससे लोन पेयर आसानी से मिल रहे हैं। जिससे लोन पेयर आसानी से मिलेंगे अट्रैक्शन के लिए, वहां बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा। जहां मुश्किल से मिलेंगे वहां बॉन्ड वीकर बनेगा। आसानी से कहां से मिलेंगे? जहां पर ईएन कम होगी वाई की या ज्यादा होगी? कम होगी। नाइट्रोजन की ईएन कम है या ऑक्सीजन की? हाँ, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जब एक्स सेम हो जाए तो चेक करो ईएन ऑफ वाई, वाई की ईएन कम, एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, इनवर्स रिलेशन। और एक्स डिफरेंट हो तो उसको कुछ नहीं चेक करना है, एक्स ईएन ज्यादा है, वाई की एक्स की ईएन ज्यादा है तो एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। हाँ, वो अलग बात है, इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी आता है। जैसे ये एक्सेप्शनल केस है, एफ एच और ये एफ यहां पर, और ये एफ एच और यहां पर ये ओ। बोला जाएगा बताइए इन दोनों में बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? अब देखो दोनों में एक्स सेम हो गया तो एच पर आने वाला पॉजिटिव भी सेम हो गया। फिर किस पे डिपेंड करेगा? वाई की ईएन पे डिपेंड करेगा। अब वाई की ईएन यहां पर एफ की ज्यादा है और ओ की ईएन कम है। बताओ किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए? ओ वाले की, लेकिन होती किसकी ज्यादा है? इसकी। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इसका रीजन समझा सकता हूं आपको थोड़ा सा, मैं यहां पर कोशिश भी करता हूं समझाने की यहां पर, लेकिन नहीं भी आए तो आप इसको डेटाबेस रूप में ध्यान रखना। बताओ ये यहां पर एफ, ये मान लो ये कोई मॉलिक्यूल एच एफ मॉलिक्यूल, ये दूसरा एच एफ मॉलिक्यूल है ना। क्या यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है? क्या यहाँ पर नेगेटिव, क्या यहाँ पर पॉजिटिव है? इधर भी इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है, और इस पर नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव है ना। मैंने क्या बोला? दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। चार्ज डेंसिटी केवल एटम की होती है क्या? मॉलिक्यूल्स की तो हो सकती है ना। इस मॉलिक्यूल पे चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? डेल्टा ईएन पर। इसका डेल्टा ईएन जितना ज्यादा होगा, इस पर पॉजिटिव ज्यादा, उस पर नेगेटिव ज्यादा, मतलब चार्ज डेंसिटी ओवरऑल ज्यादा। अरे बोलो ना,
ऐसे इसका डेल्टा ये जितना ज्यादा उतना पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा। अब इन दोनों में इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होने का रीजन यही है कि यहाँ पे दोनों एचएफ थे, और दोनों एचएफ में डेल्टा ये इतना जबरदस्त होता है 1.9 का डिफरेंस, कि इस पर नेगेटिव आने वाला चार्ज, इस पर पॉजिटिव आने वाला चार्ज, इस ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा देखी जाती है। और दूसरा मॉलिक्यूल भी वही है एचएफ वाला जिसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो दोनों पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हुई, इसलिए अट्रैक्शन बहुत डोमिनेट कर गया, इतना डोमिनेट कर गया कि वहां पर ये लेस सीएन वाले ऑक्सीजन का फंडा ही खत्म हो गया। लेस सीएन वाले ऑक्सीजन ने भले ही लोन पे आसानी से दे दिया, लेकिन जो अट्रैक्शन यहां पर और यहां पर था उसके कंपेरिजन में यहां अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स पे ओवरऑल चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। आई बात समझ में? कम भी आई हो तो भी चल जाएगा, आपको ध्यान रखना ये एक्सेप्शनल एक ऑर्डर था इसका। आई बात समझ में? चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप लिखने का काम करेंगे। आप एक काम करें, कुछ लिखा है अभी इसमें? नहीं, तो एक डेफिनेशन लिखे पहले इसके अंदर। when hydrogen atom when H atom when H atom is bonded with when H atom is bonded with more En element when H atom is bonded with more En element when H atom is bonded with more En element, then a positive charge is created on hydrogen, then a positive charge is created on hydrogen, then a positive charge is created on hydrogen atom, then a positive charge is created on hydrogen atom, due to which due to which due to which it attracts due to which it attracts the lone pair of more En element, due to which it attracts the lone pair of more En element of another molecule, more En element of another molecule. ठीक है? This weak attraction force this weak attraction force this weak attraction force is known as this weak attraction force is known as hydrogen bond. This weak attraction force is known as hydrogen bond. डन? उसके बाद में ये लिखा हुआ है बोर्ड पे जो लिखो,
डन। अरे वो ये वाला वो तो हो गया ना। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब ये आपने अभी देखा ही था, एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो क्या देखोगे, पहले तो एक्स की एन, एक्स डिफरेंट हो तो एक्स की एन से आंसर देना है, एक्स सेम हो जाए तो ई एन ऑफ वाई पे जाना है ना, और वाई की एन कम होनी चाहिए। आ जाओ, आपको एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करने को बोला है। 5 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फर्स्ट वाले को देखो, एचएफ वाटर और अमोनिया में आपको एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करने को बोला है ना। एचएफ में एच बॉन्डिंग होती है, वाटर वाटर में होती है, अमोनिया में एच बॉन्डिंग होती है। जैसे मैंने यहाँ दिखाया एचएफ में एच बॉन्डिंग कुछ इस प्रकार की है ना। वाटर में भी OH के बीच में एच बॉन्डिंग होगी, अमोनिया में NH के बीच में एच बॉन्डिंग होगी, दिखा रखा है। ठीक है, आप चेक करो यहाँ पर, इसमें क्या है, ये तो क्या है एक्स और ये क्या है वाई, यहाँ पर ये क्या है एक्स है ना। वाई को तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, क्योंकि सारे एक्स डिफरेंट है, सारे एक्स डिफरेंट है। तो एक्स डिफरेंट है तो यहां से यहां जाने पर देखो, यहां से यहां जाने पर एक्स की एन कम हो रही है, बढ़ रही है। हाँ, एक्स की एन कम हो रही है। अगर एक्स की एन कम होगी तो एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। सिंपल, एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही तो ये ऑर्डर निकल के आ रहा है। ठीक है, और देखा भी जाता है एचएफ मॉलिक्यूल के अंदर एच बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ आती है, एक एच बॉन्ड की वो आती है 10 किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से। एक एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए एचएफ के 10 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी देनी पड़ती है। जितने एच बॉन्ड एचएफ आपस में बनाएगा उतनी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 10 के हिसाब से। 2 बनाता है तो 20 देनी पड़ेगी एक को, एक एचएफ को दूसरे एचएफ से अलग करने के लिए, है ना। यहां देखो, वाटर में एक एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड है 7 किलो कैलोरी पर मोल की, है ना। देखो 10 से 7 कम होनी चाहिए, हो रही है कम। यहाँ और कम होनी चाहिए, देखो हो रही है। यहाँ पे अमोनिया में एक एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ आती है कहीं ना कहीं 3 किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से। ये रियल डेटा है और ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है। जैसा हम सोचते हैं कि वैसा होना चाहिए, वैसा ही यहाँ पे देखा जाता है, जो कि रेयरली देखने को मिलता है ना। इनऑर्गेनिक में तो बहुत कम होता है ऐसा। देखो तो यहाँ एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ रेगुलरली कम हो रही है क्योंकि ई एन ऑफ एक्स कम हो रहा है। अब आ जाओ इस पे, वाटर में और H2 में आपको पूछा गया, बताइए एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगी। तो आप कैसे चेक करोगे, यहाँ पे देखो वाटर में देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने दोनों का। मैं कहता हूं O इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव, इधर से भी आएगा पॉजिटिव, इधर से भी आएगा नेगेटिव। आ गया बेटा। हाँ, इधर O पे इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से खींचेगा तो इस पर तो आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव, इधर से खींचेगा इस पर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव। बोलो बात समझ में आ रही है। बताओ कहां आपको चार्ज डेंसिटी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां अट्रैक्शन अपने आप, एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। क्या पता H2 में चार्ज डेंसिटी ज्यादा है या H2O2 में, H2O2 में। तो यहां से यहां चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। चार्ज डेंसिटी जो है वो अगर कम हो गई है तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये लो ओवरऑल ऑर्डर ये निकल के आएगा। आ जाओ इसमें H2O D2 में बात करते हैं। बताओ H2O का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले आपने बनाया, ये रहा H2O का स्ट्रक्चर, ये रहा बिल्कुल सेम वैसा का वैसा। D2 का भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही क्या है, आइसोटोप है। बोलो सही है। जैसे हाइड्रोजन के साथ में एच बॉन्डिंग होती है, वैसे ड्यूटेरियम क्या करेगा, डी बॉन्डिंग करेगा। बात एक ही, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है ना। अब मैं बोलता हूं इन दोनों के अंदर एच बॉन्डिंग का आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। मैं कहता हूं इसमें आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। हाइड्रोजन में, ड्यूटेरियम में, ट्रिटियम में प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर निकल के आता है। हाइड्रोजन से ज्यादा होता है ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम से ज्यादा ट्रिटियम का निकल के आता है। तो अगर प्लस आई इफेक्ट ड्यूटेरियम का ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए इसको, इस पर आया पॉजिटिव, इस पर आया पॉजिटिव, है ना, और इस पर आया नेगेटिव। बोलो ना, ठीक है। ऐसा थोड़ा बड़ा करूंगे इसको, ये लो। तो इस पर तो आया, यहां से इलेक्ट्रॉन दिए, यहां से इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव आया, इस पर आया क्या, नेगेटिव, दोनों साइड से। यहां पर ये डी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा कम देगा, हाँ ज्यादा देगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, तो ये इधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास करेगा, ये भी ज्यादा पास करेगा, तो इस पर पॉजिटिव भी ज्यादा आएगा, इससे पॉजिटिव भी ज्यादा आएगा, इस पर नेगेटिव भी ज्यादा आएगा। बताओ क्या यहां से यहां जाने पर चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो स्ट्रेंथ अपने आप ही बढ़ जाएगा, तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, तो ऑर्डर कैसा आएगा, ऐसा आएगा ऑर्डर। बात समझ में आ रही है। आ जाओ इस पे आ जाओ, OHO ये NHN यहाँ पर है, थोड़ा सा ये रहा OHO NHN, ये वही वाला एग्जांपल है जो भी मैंने करवाया था। यहाँ पर X कौन है, O, यहाँ X कौन है, N, यहाँ X कौन है, N, पर यहाँ Y कौन है, N, और यहाँ पर Y कौन है, O है ना। क्या X की N इन दोनों से ज्यादा है, तो यहाँ तो अपने क्या चेक करा है, EN ऑफ X, क्या चेक करा है, EN ऑफ X डिक्रीजेस, स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, है ना। यहाँ तो ये हो गया स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, और यहाँ क्या था, X सेम हो गया, क्या हो गया, X सेम हो गया। तो फिर स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, Y की। स्ट्रेंथ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EN ऑफ Y, इससे अपन ने चेक करा है, और हमें पता है N की EN कम है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बोलो बस सही है ना। आ जाओ इस पे, ये तो वही एक्सेप्शनल केस है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपका काम क्या है, क्या लिखा है आपने अभी, वो लिख लिया ऊपर वाला पूरा, ये भी लिख चुके हो क्या पूरा,
नहीं लिखा है तो एक छोटा सा पॉइंट बस ऐड करना है यहाँ पे, कहीं भी स्टार लगा के इस जगह पर एक ऐड कर लो, एक पॉइंट स्टार लगा, छोटा सा एक लाइन का पॉइंट है। एक लाइन का पॉइंट है, लिखो। अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, attraction between two opposite charges attraction between the two opposite charges depends upon the charge density, depends upon the charge density, depends upon the charge density। नीचे लिखना उसमें चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन रेडियस, बस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन रेडियस, उसको ब्रैकेट में डाल देना, डब्बे में डाल देना, चार्ज डेंसिटी इक्वल टू रेडियस। ठीक है, लिखो। Attraction between the two opposite charges depends upon the charge density, charge density equal to charge upon radius, बस इतना है। पल्लवी, हो गया? यस अभिनंदन। दोनों में शशांक, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जितना बताया उसमें काम हो जाएगा। डन। ये बोर्ड चेंज हुआ है क्या? क्या हो गया इसको, सही कैसे हो गया ये?
डन? अभी भी लिख रहे हो? जल्दी लिखो ना। हो जाए तो बता देना, पता नहीं कब तक लिखोगे इन दोस्त को। हाँ नहीं हुआ होगा तुम्हारा, तुम ऐसे ही बोल रहे हो। चलो देखो इधर बोर्ड पे, इधर हटा दो इसको पूरा। सब बोर्ड पे देखो अब ध्यान से। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपन एच बॉन्डिंग का यहाँ पर, है ना। मल्टीपल तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें बेसिक दो है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और इंट्रा विद इन अ मॉलिक्यूल, है ना। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और विद इन अ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब बिटवीन मॉलिक्यूल्स अगर हो रहा है और दोनों मॉलिक्यूल्स सेम है तो क्या नाम दे दिया उसको? होमो इंटर। क्या नाम दे दिया? जैसे एच एफ, वाटर 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 के बीच में हो रही है, एच एफ में हो रही है, अमोनिया अमोनिया में हो रही है, तो होमो इंटर मॉलिक्यूलर हो गया। हेट्रोमोलिकुलर जिसमें दो मॉलिक्यूल्स जो है एच बॉन्डिंग करने वाले वो डिफरेंट है। अब एक एक करके लेते हैं। होमो इंटर का केस लेके चल रहे हैं, बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ये यहाँ पर एच एफ मॉलिक्यूल का, एच एफ एसिड का, ठीक है। अगर एच एफ गैसेस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में लिया है, तो इस प्रकार से एच बॉन्डिंग होती है। ये रहा एक्स यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये मान लीजिए आप एक्स बाय एक्स कुछ ऐसे मान लीजिए, या फिर इसको डिनोट करने की जरूरत नहीं है। अब तो पता चल गया आपको कि इस पर होगा नेगेटिव, इस पर होगा नेगेटिव, इस पर होगा नेगेटिव, इस पर क्या होगा पॉजिटिव, इस पर क्या होगा पॉजिटिव, इस पर क्या होगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगी आपस में यहाँ पर? एच बॉन्डिंग। क्या हो जाएगी? एच बॉन्डिंग। या आगे भी एच बॉन्डिंग कर रहा होगा, कर रहा होगा, कर रहा होगा। और इस तरह से लीनियर एच बॉन्डिंग कैसी है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एच बॉन्डिंग जाती है। अप्रोक्सीमेटली एफ एच एफ एंगल जो यहाँ पे निकल के आता है वो अप्रोक्सीमेटली 179 या 80 के आसपास के आता है। तो मतलब कह सकते हो लीनियर एच बॉन्डिंग देखने को मिलती है अगर गैसेस स्टेट में है तो। लेकिन एचएफ अगर जिगजैग स्ट्रक्चर, एचएफ अगर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है तो जिगजैग स्ट्रक्चर रखता है। एच बॉन्डिंग में सॉलिड या लिक्विड स्टेट में जिगजैग स्ट्रक्चर रखता है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में आप एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को पास लाओगे नहीं लाओगे? और पास लाओगे तो रिपल्शंस बढ़ेंगे, रिपल्शंस बढ़ेंगे तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा जस्ट टू गेट द स्टेबल मैक्सिमम ज्योमेट्री, मैक्सिमम स्टेबल ज्योमेट्री। आपको अगर सॉलिड और लिक्विड में गैस की कंपैरिजन में पास लाओगे, और पास लाओगे तो रिपल्शंस बढ़ेंगे, रिपल्शंस बढ़ेंगे तो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा जहां रिपल्शंस की मात्रा मिनिमम हो। इसलिए यहां पर जो मिनिमम जो ज्योमेट्री देखी जाती है जिसमें स्टेबिलिटी आती है वो होती है जिगजैग। कौन सी होती है? जिगजैग। कैसे बनता है जिगजैग वो भी समझते हैं। जैसे ये एक एचएफ मॉलिक्यूल है, ये दूसरा एचएफ, ये तीसरा एचएफ, ये चौथा एचएफ मॉलिक्यूल ऐसे आते हैं पास में और जिगजैग मैनर में एच बॉन्ड बनाते हुए चले जाते हैं। एफ के पास में कितने लोन पेयर होते हैं एक बॉन्ड बनाने के पास में? बाद में तीन। तीन में से एक काम आ गया एच बॉन्डिंग में, अट्रैक्शन में। तो अभी कितने बचे हैं? दो। यहां बचे हैं दो लोन पेयर, बोलो सही है। यहां भी क्या है? दो लोन पेयर है। यहां भी क्या है? दो लोन पेयर है। बताओ दो लोन पेयर और दो बॉन्ड का शेप क्या होता है? वी शेप। तो यहां भी आ रहा है वी शेप। क्या यहां भी आ रहा है वी शेप? आ रहा है। यहां भी आ रहा है वी शेप आ रहा है। तो इतने सारे वी अगर एक दूसरे से मिलेंगे तो कैसी ज्योमेट्री बनेगी? जिगजैग ही बनेगी। इसलिए ज्योमेट्री पर्टिकुलर जिगजैग ही बनना तय था जब सॉलिड लिक्विड में लेकर के आओगे तो। पर एचएफ मॉलिक्यूल, अगर मैं एक एचएफ मॉलिक्यूल की बात करूं, बताओ एक एचएफ मॉलिक्यूल को देखो, इसको यहाँ पर ये वाले को कितने एच बॉन्ड बना रहा है? ये एक इधर बना रहा है और एक
इधर बना रहा है, तो दोनों H हैं जो H बॉन्डिंग, दोनों H और F मिलकर के H बॉन्डिंग के पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, दो H बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर HF मॉलिक्यूल होता है, और हर एक की स्ट्रेंथ कितनी है, 10 किलो कैलोरी पर मोल की, जो अभी अपन थोड़ी देर पहले लिख करके भी आए थे। अब बात करते हैं अमोनिया की। एक अमोनिया मॉलिक्यूल दूसरे के सामने, दूसरे के सामने, दूसरे के सामने तीसरा, तीसरे के सामने चौथा, ऐसे लीनियर एच बॉन्डिंग देखने को मिलती है। कौन सी बॉन्डिंग, लीनियर एच बॉन्डिंग होती है अमोनिया मॉलिक्यूल में भी, क्योंकि तीनों NHN जो है वो एक लाइन में होते हैं, NH और ये N एक लाइन में होते हैं, इस कारण से इसको लीनियर एच बॉन्डिंग का नाम भी दिया जाता है। अब बात करते हैं कैसी होती है, देखो यहाँ पर ये रहा एक अमोनिया, दूसरा, तीसरा, इस वाले का अमोनिया का लोन पेयर इस वाले के H पॉजिटिव से अट्रैक्शन शो कर रहा है, ये वाले पे भी अच्छा खासा पॉजिटिव है, आगे लोन पेयर पर अट्रैक्शन है, आगे ये भी कर रहा होगा, आगे ये भी हो रहा होगा, इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे 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 भी पॉजिटिव है। किसी किसी बुक्स में क्या लिखा रहता है कि अमोनिया मॉलिक्यूल 4 H बॉन्ड बनाता है टेट्राहेड्रल मैनर में, क्योंकि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल टाइप है इसकी, यहाँ पर पिरामिडल ज्योमेट्री है, तो ये भी बना रहा है, ये भी बनाएगा कि किसी लोन पेयर से, ये बनाएगा किसी लोन पेयर से, ये बनाएगा, तो ये ऐसे दिखा देते हैं उसको ऐसे, बट ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, ये ऐसा ऐसा बनाना सही नहीं है। अमोनिया मॉलिक्यूल 4 H बॉन्ड नहीं बनाता है, ऑन एन एवरेज मैं बोल सकता हूं 2 H बॉन्ड बनते हैं पर अमोनिया मॉलिक्यूल, ऑन एन एवरेज हर अमोनिया मॉलिक्यूल के 2 H बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे देखो आप अपने कितने बनाए, एक से, एक इधर और एक इधर, 2 ही बनाए, ये तो दिखाना गलत है, ऐसा कभी नहीं होता कि ये भी बॉन्ड बना रहे हो, अगर होता भी है तो सबके साथ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई कंटेनर लिया, उसमें 100 मॉलिक्यूल्स डाल दिया अमोनिया के, मान लीजिए एक बार, है ना, 100 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के, अगर 100 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के हैं तो उसमें 100 अमोनिया के अंदर आप कह सकते हो 100 तो नाइट्रोजन हो गए, और 300 क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। अब लोन पे कितने हैं, एक नाइट्रोजन पे एक है, तो 100 पे कितने हो गए। अब 100 लोन पे कितने हाइड्रोजन ले जाएंगे, 100, अरे एक हाइड्रोजन को कितना लोन पेयर चाहिए, एक लोन पेयर चाहिए, तो 100 का हाइड्रोजन कितने ले जाएंगे, 100 लोन पेयर ले जाएंगे, तो बाकी 200 हाइड्रोजन के लोन पे मिले या नहीं मिले, हाँ नहीं मिले। इसका मतलब हो सकता है कि किसी अमोनिया मॉलिक्यूल के तीनों हाइड्रोजन को एक एक लोन पे मिल गया हो, किसी को एक को भी नहीं मिला हो, क्योंकि एक ही था ना, तीनों ले गया, किसी के को एक को ही मिला हो हाइड्रोजन को, किसी के को 2 को मिल रहे हो, किसी के को एक को भी नहीं मिल रहा हो, इसलिए एवरेज जब आप निकालोगे ना यहाँ पर, तो एवरेज निकलेगा पर अमोनिया मॉलिक्यूल 2 H बॉन्ड, पर अमोनिया मॉलिक्यूल 2 H बॉन्ड का एवरेज निकल करके आता है, इसलिए ऐसे दिखाना गलत हो जाता है, हर एक में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि है ना, पर हर एक में 2 H बॉन्ड तो हमेशा बन जाते हैं, इसलिए एवरेज यहाँ पे 2 का निकल के आता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख रहा है पर अमोनिया पर NH3 मॉलिक्यूल जो है कितने H बॉन्ड बनते हैं, 2 H बॉन्ड्स बनते हैं, और एक की स्ट्रेंथ कितनी, 3 किलो कैलोरी पर मोल की, अभी थोड़ी देर पहले लिखवा है ना, HF में 10, वाटर में कितनी 7, और अमोनिया में 3। अब आ रहा है नेक्स्ट एग्जांपल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ये है फिनॉल आपके सामने, ठीक है, पैरा पोर्शन पे लगा दिया कौन सा ग्रुप, NO2 ग्रुप, कौन सा NO2 ग्रुप लगा दिया यहाँ पे। ये मान लीजिए कोई दूसरा पैरानाइट्रोफिनॉल सामने आ गया, NO2 ग्रुप इधर है, अब इसका उल्टा कर दिया बस, और यहाँ पर ये OH है, ये इसका H इसके O के साथ लोन पेयर बना H बॉन्डिंग कर सकता है, इसका H इसके लोन पेयर के साथ में H बॉन्डिंग कर सकता है, हो गई H बॉन्डिंग, हो गई। ये भी है, आपसे ये पूछा जा सकता है यहाँ पर कि ये जो H बॉन्डिंग है दिखाइए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि ये वाला डबल बॉन्ड की जगह यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ लगा दूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले ऑक्सीजन से H बॉन्ड दिखाना सही है क्या, ये डबल बॉन्ड से दिखाना पड़ेगा, मतलब ये सही है गलत है, या पहले वाला ही सही था, मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये गलत है, सही है, गलत लग रहा है, क्यों, देख के अच्छा लग रहा है इसलिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, तो अट्रैक्शन है बेटा, सिर्फ वीक अट्रैक्शन है, सही है गलत है, हाँ सही है, कैसे, तुक्के तो मारते रहते हो भाई, ऑप्शन तो दो ही होगी, या तो हाँ या ना, सही है गलत, सही है सर, बताओ तो सही, सही क्यों है, हाँ कौन बोल रहा है, हाँ हाँ आधा सही है, बोलो सही जा रहा था, कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में कन्वर्ट करोगे तो रेजोनेंस आंसर नहीं आएगा क्या, अरे बोलो ना, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, अब ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं करेगा, अरे बोलो ना करेगा, और डीलोकलाइज करेगा तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो ये वाला ऑक्सीजन सेम ही तो हुआ, दोनों O नेगेटिव ही तो है, अरे दादा हो, अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ गया प्लस या माइनस, अब ये माइनस का भी इधर तो पाई बॉन्ड का भी इधर, फिर पाई बॉन्ड वापस किधर इधर, तो माइनस किधर इधर, तो आप किसी से भी दिखा दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले से या
डबल बॉन्ड वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि रेजोनेंस ही होगा इन दोनों में। आईटी एडवांस का पूछा क्वेश्चन है और फर्जी क्वेश्चन था एकदम, लेकिन बच्चे गलती कर आए, रेजोनेंस ही नजर नहीं आया। कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करो, पहली चीज, बार बार ये वाली बात बोल रहा हूं, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्ट्रक्चर दिखे, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना मैं, तो मान के चलेगा उसका लिंक कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करने से ही होगा, ऐसे नहीं आएगा वो आंसर। आई बात समझ में? आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल, ये एक और यहां पर तीसरे नंबर के बाद में चौथा, फोर्थ एग्जांपल नंबर फोर्थ लिया आपने यहां पे, लेट्स सपोज HCN एसिड, HCN एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, बताओ ये एच बॉन्डिंग करेगा ही नहीं करेगा? मैं बोलता हूं यहां पर जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड N है, HC ट्रिपल बॉन्ड N है और HC ट्रिपल बॉन्ड N है, पहले ये बताओ यहां पर एच बॉन्डिंग भी होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि मैंने लिखा है एग्जांपल के फॉर्म में, इसलिए H जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। क्या कार्बन से जुड़ा हुआ है एच बॉन्डिंग करेगा? कब? जब sp हाइब्रिडाइज हो। तो क्या यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp है तो यहाँ एच बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहां भी हो जाएगी, यहां भी हो जाएगी, आगे भी हो रही होगी, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 ये लिया आपने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, क्या लिया है? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल में हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ आइस डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस का स्ट्रक्चर होता है ओपन केज लाइक, कैसा होता है? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, खुले पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर देखा जाता है इसका, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखो ध्यान से यहाँ पे। मान लीजिए एक वाटर मॉलिक्यूल आइस के अंदर ये रहा, क्योंकि आइस का स्ट्रक्चर सॉलिड होता है, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं अंदर जो कि अपने आप में स्टक हैं, एक जगह पे फंसे हुए हैं, हिलडुल नहीं सकते हैं, तो स्टक यहाँ पे इस तरह से मॉलिक्यूल है। मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है चार चार यहाँ पे, है ना, और इस वाटर मॉलिक्यूल का ये वाला H इधर H बॉन्डिंग कर रहा होगा, ये वाला इधर H बॉन्डिंग कर रहा होगा, ये वाला इधर H बॉन्डिंग कर रहा होगा, ये वाला इधर H बॉन्डिंग कर रहा होगा, ये भी आगे करेगा, यहां भी हो रही होगी, यहां भी पॉसिबल है, यहां भी पॉसिबल है, यहां भी पॉसिबल है, यहां भी और यहां भी। बोलो सही है? हाँ देखो खुले पिंजरे जैसी संरचना बन, स्ट्रक्चर बन रहा है, खुले पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। देखो ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर, ये पिंजरा कैसा होता है? ऐसा होता है अगर आप पैक कर दो तो, पर यहाँ पे पैक हो रहा है क्या? नहीं, खुला हुआ है, इसलिए ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बनता है। अब बात ये आती है, एक बात क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया, है ना। ज्योमेट्री कैसी है वाटर की? टेट्राहेड्रल। कैसी है? टेट्राहेड्रल। दो लोन पर जा रहे हैं, एक लोन पर बोर्ड के अंदर मानो, एक लोन पर बोर्ड के बाहर मानो, एक लोन पर एक हाइड्रोजन इधर मानो, एक हाइड्रोजन इधर मानो, एक तो इधर, एक इधर, एक लोन पर इधर, एक लोन पर इधर, टेट्राहेड्रल मैनर में। तो अब एक बॉन्ड तो इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है, चारों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, एक तरह से जा रहे हैं। तो बीच में आप बताओ, ये बीच में क्या क्रिएट हुआ? खाली जगह हुई कि नहीं हुई? जब भी ऐसे इस तरह का एच बॉन्ड बनेगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो बीच में खाली जगह आएगी, तो ये क्या बन गई? एक तरह की होलो स्पेस। क्या बन गई? ये होलो स्पेस होती है आइस के स्ट्रक्चर के अंदर बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एच बॉन्ड बनता है ना। अब ये होलो स्पेस आने से क्या होता है? होलो स्पेस, आप बताओ, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? होता है। ये होलो स्पेस जब इतनी बढ़ जाती है वॉल्यूम आइस के स्ट्रक्चर के अंदर, कि उसके कारण क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? वॉल्यूम। खाली जगह आ गई तो वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी, इसलिए आइस जो है पानी पर फ्लोट करता है। अदरवाइज तो ऐसा लगता है कि आइस जो है वो हैवी है, पानी में डूब जाना चाहिए, लेकिन फ्लोट करता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है पानी से। क्यों? क्योंकि उसमें वेकेंट स्पेसेस, होलो स्पेसेस बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस के अंदर। आया बात समझ में? ऐसा भी पूछा जाता है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है? तो 4 डिग्री सी, क्योंकि यहां पर 4 डिग्री से टेम्परेचर पे सारे एच बॉन्ड टूट जाते हैं वाटर वाटर के बीच के। अगर सारे एच बॉन्ड टूट गए तो ये होलो स्पेस खत्म हो गया एकदम से, होलो स्पेस बचा नहीं, तो एकदम से वॉल्यूम जो बढ़ा हुआ था इन होलो स्पेस के कारण से, वो एकदम से, और वॉल्यूम कम तो डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। इसलिए 4 डिग्री से टेम्परेचर पर डेंसिटी मैक्सिमम पाई जाती है वाटर की। अब क्या करोगे आप? पहले इतना उतारो फिर आगे बढ़ते हैं।
क्लियरली विजिबल है ना ऑनलाइन वालों? ओके ओके। जिगजैग तनिषा, जिगजैग। एच एच सॉलिड और लिक्विड के बाद लिखा हुआ है जिगजैग। आज भी पीके सर एब्सेंट है, आपकी लास्ट क्लास छूट जाएगी। मजे आ रहे हैं तुम लोगों को तो रोज। तुम्हें देख देख के वो खींच जाते हैं बिल्कुल, आत्मा जल जाती है पूरी उनकी। और मैंने और उनको लेट छोड़ा और खींच गए। बिल्कुल बिल्कुल काले पड़ गए। खून ही गर्म हो गया बिल्कुल एकदम। ये पास वाले हिंदी मीडियम वाले बच्चे कितने खींचने के लिए, चार पांच तो बच्चे हैं वो क्या खींचेंगे? लोड ही नहीं लेते बेचारे, सीधे साधे हैं। नहीं सीधे तो नहीं हो तुम, सॉरी। हटा दो ये। अरे यार क्या करते हो? कोई दे रहा होगा गालियां मुझे, और क्या। तुम
एग्जाम्पल नंबर 4 में HCN एसिड है, हाइड्रोजन साइनेट। हो गया बेटा, एक सेकंड तो। ऑनलाइन वाले जल्दी लिख लेते हैं, तुमसे तो पता नहीं। तुम फोटो खींच लिया करो यार। हाँ, घर पे कौन, क्या तुम ही लिखोगे? नीट कौन देने जाएगा? तुम ही जाओगे नीट देने? कोई और जाएगा क्या नीट देने तुम्हारी जगह? इतना स्लो लिखोगे तो कैसे काम चलेगा यार, वैसे ही पीछे चलता है तुम्हारा बैच तो। हम्म। सब कुछ मेरे हाथ में तो है, मेरा ही तो है ये। हाँ यार। हटा दूं? हो गया? अरे यार, ये तो क्या तरीका है बिल्कुल। इसी को लिखते रहना पूरे लेक्चर में। देखो इधर अब, चलो लिखो उसको जल्दी से फिर। हो गया अब तो? सब बोर्ड पे देखो अब ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 6 नंबर का एग्जांपल KHF2, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें एक नई तरह की बॉन्डिंग पढ़ने को मिलती है हमें, वो कहलाती है सिमेट्रिकल एज बॉन्डिंग। क्या कहलाती है? सिमेट्रिकल एज बॉन्डिंग। आप मुझे एक बार बताओ, मैं KHF2 की बात करता हूँ, ये बनता है एक्चुअली, ये आयनिक कंपाउंड जो एग्जिस्ट करता है, K+ तो कैटायन है और HF2 पूरा एक एनायन है, HF2- यहाँ पे है ना। ये बनाते कैसे हैं KHF2 को? तो KF और HF को एडिशन से KHF2 बनता है। तो मैंने KF का जो F- आयन है वो ये लिया है, तो ये है एक तरह से क्या है, आयन। क्या है? आयन ऑफ KF। KF का ये आयन मैंने लिया है यहाँ पर, एनायन लिया है यहाँ पर मैंने KF का, और ये HF लिया है मैंने यहाँ पर। मुझे पता है इस पर पॉजिटिव है, इस पर क्या है, नेगेटिव है। आप मुझे बताओ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मान लीजिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ Y है, Y इसकी बॉन्ड लेंथ है, इस वाले बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, Y बॉन्ड लेंथ मैंने मानी है। और यहाँ जो ये H बॉन्ड बन रहा है, इस वाली बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है मैंने X मानी है। क्या मानी है? X मानी है। आप बताओ, कभी ऐसा हो सकता है कि X बॉन्ड लेंथ Y बॉन्ड लेंथ के बराबर हो जाए? ये वीक अट्रैक्शन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सिग्मा बॉन्ड के बराबर हो जाए? ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, पर जब ऐसा होता है ना बेटा, उसी को सिमेट्रिकल एज बॉन्डिंग बोलते हैं। और ऐसा होता है, एच के अराउंड दोनों बॉन्ड हर रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल हो जाते हैं, बॉन्ड लेंथ के रेस्पेक्ट में, बॉन्ड एनर्जी के रेस्पेक्ट में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में, बॉन्ड का हर पैरामीटर अगर दोनों बॉन्ड्स के लिए सेम हो जाए तो उस तरह की बॉन्डिंग को ही सिमेट्रिकल एज बॉन्डिंग कहा जाता है। अब कैसे होता है वो समझने वाली बात है, समझना ध्यान से। एक्चुअली इसको ऐसे समझो आप, यहाँ पे लेट्स सपोज, थोड़ा सा मतलब कोशिश करता हूँ समझाने की आपको, यहाँ समझा रहा हूँ, इधर जगह कम है, इधर इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो होता क्या है, ये आया F- यहाँ पर, ठीक है, ये रहा HF यहाँ पे, है ना। मान लीजिए ये एक तरह का, इसको आप मान लीजिए जैसे कहानी की तरह समझ लो इसको। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये होस्ट है, क्या है ये, होस्ट है ये, है ना, मेजबान है, और ये यहाँ पर आ रहा है गेस्ट के रूप में। कैसा आ रहा है ये? गेस्ट के रूप में आ रहा है। अब ये होस्ट में क्या है, HF मॉलिक्यूल है। H ने F के साथ में क्या बना हुआ है, शेयरिंग करके बॉन्ड बना हुआ है ना। H ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके F के साथ में बॉन्ड बना हुआ है, दोनों HF मॉलिक्यूल की फॉर्म में रह रहे हैं, बढ़िया खुशी खुशी आराम से कट रही है जिंदगी। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ है ना। ये गेस्ट आया है यहाँ पे, है ना। अब गेस्ट का काम क्या होता है आपको पता है? क्या काम होता है? बस खरीदने का, मतलब घाव खरीदने का काम होता है ना,
किसी की कोई दिक्कत हो रही है तो उसको और ज्यादा क्या बताते, तेरे ऐसे साथ, तेरे साथ हुआ, उसको पता है उसके साथ ही तो हुआ है, उसको क्या बता रहे हो। लेकिन वो काम है गेस्ट का, आपको तो पता ही होगा, है ना। सिलेक्शन होगा तब भी आएंगे, नहीं होगा तब तो ज्यादा आएंगे, है ना, खरीदने के लिए। तो उनका काम यही होता है ना। और मेरे को नहीं लगता हमारे घर में ऐसा है, पूरे भारत में ऐसा ही है, गेस्ट तो ऐसे ही होते हैं, है ना। अब ये गेस्ट आ रहा है यहाँ पे एचएफ के पास में, है ना, और इस हाइड्रोजन से बोल रहा है, इससे बोल रहा है हाइड्रोजन से ऐसे करके, कितना बुरा हुआ आपके साथ में। बोले क्या हुआ मेरे साथ में, क्या आपका एक ही इलेक्ट्रॉन था और आपने इसके साथ बॉन्ड बनाया था और आपका वो इलेक्ट्रॉन भी इसने खींच लिया। इसको सब कुछ बता रहा है, उसके साथ ही तो हुआ है, उसको क्या बताना है। लेकिन बता रहा है उसको कि आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन था, आपने तो क्या क्या सपने लेकर के बॉन्डिंग करी होगी कि साथ में रहेंगे, पर उसने क्या करा, मोरियन का था, इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ, खुद पे नेगेटिव, आप पे फिर पॉजिटिव कर दिया, आपका तो एक इलेक्ट्रॉन भी गया। ये भी खुरापाती है एक्चुअली, ये खुद सोच क्या रहा है, क्यों, क्योंकि ये आयन है, क्या है ये, और आयन की कोशिश क्या है, बॉन्ड बनाने की, क्योंकि वो आयन की फॉर्म में स्टेबल नहीं है, वो मॉलिक्यूल की में जाना चाहता है। तो वो ये सोच गया है कि मैं बना लूं इसके साथ बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ में किसी तरीके से, इसको मना करके, इसको इसके खिलाफ भड़का करके बॉन्ड तोड़वा दूं इनका, और खुद बॉन्ड बना लूं यहाँ पर। इसलिए आगे इसको भड़का रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ आपके साथ, बड़ा बुरा लगा, दुख हो रहा है बड़ा, है ना। हाइड्रोजन एक बार के लिए बना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई बात नहीं, साथ साथ चल रहा है, कभी वो ले लेता है इलेक्ट्रॉन, कभी अपन खींचने की कोशिश करते हैं, हालांकि देता नहीं है वो लेकिन चल रहा है बढ़िया मामला, है ना। तो ये बोलता है आपके लिए मेरे पास एक ऑफर है। बोले क्या, कि मेरे पास 4-4 लोन पेयर है। क्या, 4-4 लोन पेयर, आप अपना एक इलेक्ट्रॉन जो उसने खींच लिया आपके, आपका लोन इलेक्ट्रॉन, उसको पूरा दे दो और उसको निकाल दो F- की फॉर्म में बाहर, मैं आपको पूरा अपना लोन पेयर शेयर करवाऊंगा, अपन बॉन्ड बनाते हैं, चलो, है ना। मना कर देता है हाइड्रोजन की, नहीं नहीं अभी तो बनाया है बॉन्ड, अभी तो कुछ टाइम तो साथ रहना चाहिए ना, पार्टनर ऐसे थोड़ी एकदम से छोड़ देते हैं, तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए इतना, है ना? ये मैसेज भी था, देखो, तो तो साथ, तो उसने क्या मना कर देता है। तो अब ये क्या होता है, ये इधर से आता है, इधर से, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, अपने चमचमाते हुए लोन पे यहाँ से ऐसे दिखाता है इसको, लोन पे इधर से आके लोन पे दिखा रहा है ये हाइड्रोजन क्या फैल जाता है एक बार के लिए, मान जाता है, चलो ठीक है यार, आप इतना फोर्स कर रहे हो, तो मेरे साथ वैसी दिक्कत हुई पड़ी है, लोन एक इलेक्ट्रॉन था वो भी उसने खींचा हुआ है, आप एक काम करो, पूरा लोन पे शेयर करवा रहे हो, करवाओ, चलो बॉन्ड बनाते हैं, है ना। इसको बोलता है हाइड्रोजन, तू निकल जा मेरी जिंदगी से बाहर, F- को बाहर निकाल दिया, उसको अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दिया, निकाल दिया F- की फॉर्म में, और हाइड्रोजन ने क्या किया, इसके साथ क्या बना लिया, बॉन्ड। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, ये भी तो वही निकला, इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इस पे नेगेटिव, इस पे फिर पॉजिटिव, ये फिर खाली का खाली, है ना। अब कौन आ रहा है, अब ये आ रहा है, अब ये बन गया क्या, गेस्ट, क्या बन गया ये, गेस्ट, और ये क्या बन गया, अब होस्ट बन गया। अब गेस्ट फिर आ रहा है, तूने मेरे साथ क्या किया, इसको बोल रहा है तूने क्या किया, अच्छा बोला, बढ़िया कट रहा था, है ना, नए के चक्कर में पुराने को छोड़ा, नया भी वैसा ही निकला उसने भी खींच लिया इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या फायदा हुआ, चल वापस आ जा, बॉन्ड बनाएंगे, अब मैं पक्का ऐसा नहीं करूंगा, इलेक्ट्रॉन नहीं खींचूंगा, है ना। ये सीधा बिल्कुल, है ना, मान जाता है, वापस बात मान जाता है, फिर से बोला चलो आपने ऐसा किया, निकलो वाइफ लाइफ से मेरी, फिर से F- को अलग, फिर से क्या करा, इधर बॉन्ड बना लिया। हाँ, तो आप एक चीज नोटिस करो, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस H के अराउंड कभी बॉन्ड यहां बन रहा है, कभी यहां बन रहा है, बोलो बात समझ में आ रही है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, क्या ये एक तरह का रेजोनेंस लाइक फिनोमेना है, और रेजोनेंस लाइक फिनोमेना में सारी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ सब सेम हो जाती है, यही तो कारण बोल रहा हूं कि एक्स वाली बॉन्ड लेंथ वाई के बराबर हो जाएगी, इसी को बोलते हैं क्या, सिमेट्रिकल एज बॉन्ड, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एज बॉन्ड। और ये आपको कहां देखने को मिलेगी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जांपल, बहुत रेयर एग्जांपल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसमें सिमेट्रिकल एज बॉन्डिंग देखने को मिलती है, उसमें KHF2 इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कहां सिमेट्रिकल एज बॉन्डिंग है, कहां सिमेट्रिकल एज बॉन्डिंग नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि H के अराउंड, सुनो ध्यान से, H के अराउंड दोनों एटम सेम होनी चाहिए, पहले देखो दोनों F है या नहीं है, है, एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरा, ये जो H बॉन्डिंग हो रही है, ये डाइपोल डाइपोल टाइप की नहीं होनी चाहिए, ये H बॉन्डिंग होनी चाहिए आयन डाइपोल टाइप की। क्या यहां पर एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज वाला आयन है, तो ये एक आयन है प्रॉपर, और ये एक डाइपोल है कि नहीं है, है। तो ये H बॉन्डिंग कौन सी है, आयन डाइपोल टाइप की, कौन सी है, और अपने H बॉन्डिंग पढ़ी कैसी थी, डाइपोल डाइपोल। तो अगर आयन डाइपोल टाइप की H बॉन्डिंग है और साथ में दोनों साइड में सेम एटम वर्क कर रहे हैं, तो फिर पक्का है वहां कौन सी एच बॉन्डिंग होगी, सिमेट्रिकल। कौन सी एच बॉन्डिंग होगी, इस तरह की बॉन्डिंग को सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग कहा जाता है, सारी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह सेम हो जाती है। इसी से रिलेटेड अब जो है एक पॉइंट यहां पर जो है देखना ध्यान से, ये तो हटा रहा हूं मैं, है ना, अभी इसको लिख लेंगे इधर अपन। एक पॉइंट यहां पर ये आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है NaOH के बारे में, ये NaOH के बारे में लिखा हुआ है कि NaOH जो होता है वो एज अ डीलिक्विसेंट की तरह वर्क करता है। NaOH इज डीलिक्विसेंट इन नेचर। डीलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है, डीलिक्विसेंट का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसी प्रॉपर्टी कि पानी को एब्जॉर्ब करना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है तो उसको इतना एब्जॉर्ब कर लेना कि उसी में घुल जाना, उसी में सॉल्युबल हो जाना, इज व्हाट डीलिक्विसेंट।
पानी को इतना एब्जॉर्ब कर लेना कि सॉलिड से खुद ही क्या हो जाना, लिक्विफाई हो जाना, उसी में सॉल्युबल हो गया। लेकिन सिर्फ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना पर अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना इज व्हाट, हाइग्रोस्कोपिक। क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक। जैसे आप बारिश के मौसम है अभी, है ना, अभी बारिश का मौसम है, नमक देखते हो घर में, नमक, नमक में थोड़ी नमी आ जाती है ना, नमक थोड़ा नम नम सा हो जाता है, लेकिन वो है तो सॉलिड ही अभी भी, उसने अपनी स्टेट को चेंज नहीं किया। वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है नमक का। वो क्या है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। किसी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया बट अपनी स्टेट को चेंज नहीं किया। लेकिन अपनी स्टेट को ही बदल लेना, सॉलिड चीज मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विड हो जाए, वो क्या कहलाता है, लिक्विड। वो होता है NaOH, जिसको अपन कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो ये कास्टिक सोडा जो होता है मॉइस्चर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। कैसे करता है, वही सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग, पानी के साथ में सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग करता है। जबरदस्त स्ट्रेंथ वाली एच बॉन्डिंग मानी जाती है सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग, क्योंकि जब H के अराउंड इधर बॉन्ड बना, इधर बॉन्ड बना, तो देखो आप दोनों साइड बॉन्ड बन रहा है। ये बॉन्ड कौन सा है, रेजोनेंस लाइक फिनोमेना है कि नहीं है, बॉन्ड कौन सा, सिग्मा के पाई। हाँ, तो सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस है यहाँ पर। जनरली आप रेयर, इसलिए तो बोलो रेयरेस्ट एग्जांपल है रेजोनेंस। अपने को पाई बॉन्ड में तो दिखता है कि पाई बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड के डिलोकलाइजेशन से रेजोनेंस आता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस आपने नहीं देखा होगा। सिग्मा बॉन्ड का डांसिंग रेजोनेंस, हाँ याद है, पढ़ा है GOC2 के अंदर, हाँ उसमें भी कहीं ना कहीं पाई का ही रोल है मेजर। तो ये रेयरेस्ट एग्जांपल में आता है सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस, इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी हद तक ज्यादा होती है। नॉर्मली HF मॉलिक्यूल में जो अपन ने बोला ना 10 किलो कैलोरी पर मोल की स्ट्रेंथ होती है, उसके कंपैरिजन में इसमें कई गुना ज्यादा है, 220 किलो जूल पर मोल, कैलोरी भी नहीं, किलो जूल पर मोल के हिसाब से रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। ये इतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाता है सिमेट्रिकल एच बॉन्ड के कारण कि अच्छे अच्छे सिग्मा बॉन्ड्स या आयनिक बॉन्ड से भी कई बार स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ रखता है, सिग्मा बॉन्ड से भी और आयनिक बॉन्ड से भी इतनी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाती है ये वाली, है ना। ये रीजन होता है कि वाटर को ये यहाँ पे जब एब्जॉर्ब करता है सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग से, तो इतना एब्जॉर्ब कर लेता है कि उसमें ही घुल जाता है, इसलिए डीलिक्विडेशन नेचर है। अब वो एच बॉन्डिंग होती है तो कैसे होती है, अब आप खुद पहचान जाओगे। NaOH का OH माइनस आयन मैंने ये लिया, ये क्या है, आयन, और ये क्या हो गई, एच बॉन्डिंग। ये क्या है, एक डाइपोल। क्या है, डाइपोल। क्या आयन डाइपोल अट्रैक्शन है? क्या H के अराउंड दोनों आइटम सेम है? क्या सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग होगी? इसका मतलब यहाँ पे सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग है दोनों साइड में। कभी ये बॉन्ड इधर बनेगा तो वाटर इधर हो जाएगा एक तरह से, भाई HO तो था ही सही, बॉन्ड बन गया तो HOH इधर हो गया, बोलो, और इधर क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये वापस इधर से आएगा, फिर वापस से वही चीज चलेगी, तो H के अराउंड कभी बॉन्ड यहां बनेगा, कभी यहां बनेगा, दोनों साइड में बॉन्ड बनता रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? कौन सी बॉन्डिंग, सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग। X बॉन्ड लेंथ, Y बॉन्ड लेंथ और X इक्वल टू Y बॉन्ड लेंथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल्स को इतना एब्जॉर्ब कर लेता है NaOH कि उसमें ही घुल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। आई बात समझ में, सभी को क्लियर? चलो एक पॉइंट और है यहां पर, देखो एक क्वेश्चन आता है कि एसिडिक एसिड जो है वो डाइमर की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, तो उसका रीजन है एच बॉन्डिंग। क्या है, एच बॉन्डिंग। एसिडिक एसिड जो होता है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू एच बॉन्डिंग। कैसे एच बॉन्डिंग बनती है उसकी, कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे एच बॉन्डिंग होती है उसकी, तो ये देखो यहाँ पे डाइमर कैसे बनता है, CH3COOH, ये एसिडिक एसिड है। ये दूसरा मॉलिक्यूल आया CH3COH, इधर कर दिया मैंने और डबल बॉन्ड को इधर कर दिया, ठीक है। अब दोनों का H अच्छा खासा पॉजिटिव रखता है, O से जुड़ा हुआ है, ये एच बॉन्डिंग यहाँ हो गई, एच बॉन्डिंग यहाँ होगी, क्या बन गया, डाइमर। तो पूछा जाता है कि CH3COOH की जो डाइमर फॉर्म है किस स्टेट में होती है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फॉर्म में ये डाइमर की फॉर्म में ही पाया जाता है ड्यू टू व्हाट, एच बॉन्डिंग। सिंपल सा एक पॉइंट है, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो कवर हो चुके हैं। ये 8 पॉइंट मान लो आप यहाँ पे। 9th पॉइंट सुनो, 9th पॉइंट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके लिए बोला जाता है NaCO3 के लिए, ये एक आयनिक कंपाउंड है जो Na+ कैटायन और HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट एनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसके लिए बोलते हैं कि ये क्या बनाता है, एच बॉन्डिंग करता है कि नहीं करता है, तो करता है। ये पॉलीमेरिक एनायन लैटिस का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म्स पॉलीमेरिक एनायन लैटिस। पॉलीमेरिक एनायन लैटिस का फॉर्मेशन करता है ये ड्यू टू एच बॉन्डिंग। इसके एनायन जो है HCO3 माइनस जो एनायन है, हाँ देखो HCO3 माइनस जो इसका एनायन है वो आपस में एच बॉन्डिंग से जुड़ते 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 पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको पॉलीमेरिक एनायन लैटिस का फॉर्मेशन करते हुए देखा जाता है। कैसे करता है बताता हूं अभी, बट एक बात और सुन लो इसके बारे में कि NaCO3 एकमात्र ऐसा पानी में ऐसा सॉल्ट है सोडियम का जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। सोडियम का हर सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होता है, ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल इन नेचर, लेकिन NaCO3 को छोड़ के, एक्सेप्ट NaCO3, क्योंकि ये आपस की एच बॉन्डिंग इतनी बढ़िया करते हैं कि इसको पानी के साथ में एच बॉन्डिंग करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। पानी में एच बॉन्डिंग करके ही सॉल्युबल होया जा सकता है किसी भी कोवलेंट कंपाउंड या पोलो कोवलेंट कंपाउंड के लिए, लेकिन ये
आपस की एच बॉन्डिंग इतनी बढ़िया करते हैं कि पानी के साथ एच बॉन्डिंग करने से मना कर देते हैं और सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। जैसे इसके अंदर एच बॉन्डिंग होती है तो कैसे होती है वो समझते हैं। जैसे मैंने लिया एक SCO3 माइनस आयन, ये लिया, ये है SCO3 माइनस आयन। दूसरा भी ले लो, ये लो यहां पर, तीसरा ले लो यहां पे, और ऐसे SCO3 माइनस आयन जो है इसमें ये नेगेटिव जो है ना, वो नेगेटिव इससे कौन जुड़ा हुआ है, एक Na+, यहां भी कौन Na+, यहां भी कौन, आयनिक अट्रैक्शन से कौन Na+। तो ये हो गया एक NaCO3, दूसरा NaCO3, तीसरा NaCO3, और ये NaCO3 के O नेगेटिव किससे जुड़े हुए हैं, H से H बॉन्डिंग करके जुड़े हुए हैं, H बॉन्डिंग करके आगे भी जुड़े होंगे, आगे भी जुड़े होंगे, और ऐसे बहुत सारे SCO3 माइनस आयन एनायन अपने से आगे H बॉन्डिंग करके जुड़े हुए पाए जाते हैं, है ना। ऐसे ही एक बात पूछी जाती है 10th नंबर के एग्जाम्पल KCO3 के लिए, इसके लिए कि ये जो है वो डाइमर बनाता है, ये पॉलीमर क्यों नहीं बनाता। जैसे इसका डाइमर बनता है कुछ इस प्रकार का, C डबल बॉन्ड O, यहां पर ये OH है, O नेगेटिव है, SC यहां पर ये C डबल बॉन्ड O, यहां पर ये O नेगेटिव है और ये OH है। ये रहा एक SCO3 माइनस, ये रहा दूसरा SCO3 माइनस, ये रहा, इधर होगी क्या H बॉन्डिंग, इधर क्या हो गई H बॉन्डिंग, इधर जुड़ा हुआ है इससे कौन K+, और इधर जुड़ा हुआ है इससे कौन K+। ये KCO3, ये दूसरा KCO3, दोनों जुड़ के बनाते हैं डाइमर। क्या बनाते हैं, डाइमर। तो इनके लिए पूछा जाता है कि डाइमर क्यों बना रहा है और ये पॉलीमर क्यों बना रहा है। तो आप मुझे बताओ, आयनिक कंपाउंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड में ऐसा होता है कि एक कैटायन को बहुत सारे एनायन घेरे रखते हैं, याद है आपको। एनायन को कौन घेरता है, कैटायन घेरते हैं, फिर कैटायन को कौन घेरते हैं, एनायन घेरते हैं, और इस तरह से एक 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर बनता है ना। मतलब कैटायन को घेरने वाले एनायन है, एनायन एनायन का कांटेक्ट है आपस में, फिर कैटायन कैटायन का कांटेक्ट है, फिर एनायन एनायन का कांटेक्ट है, ऐसा है। अब मान लो यहां पर इसकी बात करते हैं कि ये पॉलीमर क्यों बना रहा है और ये डाइमर क्यों बना रहा है। मान लीजिए मैं बात करता हूं, यहां पर Na+ है और यहां पर K+ है, पोटेशियम प्लस। Na+ का साइज पोटेशियम प्लस से छोटा होता है ना। तो अगर ऐसा हो, मान लो इमेजिन करो ये मेरा हाथ जो है वो अपने आप में एक पॉली, ये एक स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें बीच में कैटायन ये रहा, है ना। अगर बीच में कैटायन, एक मिनट अभी करते हैं, बीच में कैटायन ये रहा, ठीक है। तो इस कैटायन को घेरने वाले, लाओ कर देता हूं पहले, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है वे स्कूल में एडमिशन के लिए एलन संज्ञान गेट नंबर 3 स्कूल काउंटर पर 30/9/2021 तक संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट टाइमिंग रहेंगे मॉर्निंग में 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई आयनिक कंपाउंड है, बीच में क्या होगा, कैटायन। अब कैटायन को कौन घेर रहे हैं, एनायन। ये फिंगर्स मेरी क्या है, एनायन। अगर कैटायन का साइज छोटा है तो एनायंस पास में आएंगे, घेरेंगे ना। तो कैटायन का साइज अगर छोटा है तो एनायन का एनायन से, एनायन का एनायन से, एनायन का एनायन से कांटेक्ट अच्छा है, इसलिए वो आपस में जुड़ करके पॉलीमर का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। चूंकि एच बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है तो उसके बनने के लिए जरूरी कंडीशन ये है कि एनायन 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 एक दूसरे के काफी क्लोज हो ताकि एच बॉन्डिंग हो पाए। डिस्टेंस बढ़ने पे एच बॉन्ड नहीं बनता है, क्योंकि फिर छोटा साइज का बीच में कैटायन होगा, एनायन एनायन पास में रहेंगे, आपस में क्लोजली कॉन्टेक्टेड है, तो अपने आप एच बॉन्डिंग होगी, पॉलीमर बन सकता है। लेकिन अगर बीच में आ गया, मान लो पोटेशियम प्लस जैसा कैटायन, मान लो ये पोटेशियम प्लस है बीच में, अब इसको घेर रहे हैं एनायन, तो अब जो एनायन घेर रहे हैं उनके बीच में एक निश्चित दूरी है कि नहीं है, है। क्यों, क्योंकि बीच में कैटायन का साइज बड़ा आ गया। तो अब कैटायन कैटायन एनायन 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 दूर दूर है, और दूर हो गया तो एच बॉन्ड जैसा वीक बॉन्ड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ज्यादा कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, और ज्यादा कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो आपस में ज्यादा से ज्यादा नहीं जुड़ पाएंगे, पॉलीमर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैक्सिमम क्या बना पाया, डायमर। मैक्सिमम क्या बना पाया, डायमर। तो फिर सर सीजियम वाला, इसके नीचे पोटेशियम के नीचे कौन आता है, रुबिडियम, उसके नीचे कौन आता है, सीजियम। तो उनके बाइकार्बोनेट कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मोनोमर। कैसे, मोनो, क्योंकि बीच में कैटायन और बड़ा हो गया, कैटायन और बड़ा हो गया, एनायन और दूर दूर चले गए, SCO3 एनायन दूर दूर चले गए तो एच बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए सिर्फ मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते देखे जाते हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। छापो। यार यहां पर एक नोट है, इस जगह पर 2 पॉइंट है नोट के, तो कहां लिखे आप, मैं डिक्टेट कर दूंगा, आप पहुंच जाओ यहाँ पे, है ना।
एसिटिक एसिड में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इसलिए नहीं होती बेटा क्योंकि 4 मेंबर की रिंग बनेगी, 4 मेंबर की रिंग हाईली अनस्टेबल होती है। गंगाधर, ठीक है। पल्लवी, यस, डेली क्वेश्चन सही है बेटा। हाँ, 2 ही लाइन क्या है, बस सिंपल सा 2 लाइन छोड़ दो नोट के लिए बस। तू चेक, नोट बोल दू, डिक्टेट कर दे, नोट के पॉइंट लिख लो, नोट पे लिख लो। टू चेक सिमेट्रिकल या टू आइडेंटिफाई सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग, टू आइडेंटिफाई सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग, टू आइडेंटिफाई सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग, चेक ए पॉइंट। अब देखो, टू आइडेंटिफाई सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग, चेक ए पॉइंट। Both atoms around F should be same. Both atoms around H should be same. Both atoms around H should be same. Both atoms around H should be same. B point. H bonding must be of ion dipole type. H bonding must be of ion dipole type. H bonding must be of ion dipole type. लाइव वालों, ऑनलाइन वालों, लिख लिया बेटा आपने पूरा बोर्ड? क्योंकि टाइम हो गया। H bonding must be of ion dipole type. B पॉइंट ये था, फर्स्ट कॉलम में लिखा है अभी तक। तो ठीक है, फिर आप लिख लेना इसको, एंड नहीं कर रहा हूं मीटिंग, है ना। सब खुद अपने लेवल पे मीटिंग एंड कर देना, जिसका होता जाए वो एंड कर देना, ठीक है। ओके, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। ये लिख लेना यहाँ पे, है ना, डन।